नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी में संसार की जनजातियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं और इसमें हमने बद्दू जनजाति के बारे में प्रथम भाग में इसके शारीरिक गठन, निवास क्षेत्र आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। अब हम इसकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक संगठन आदि के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था। बद्दुओं की अर्थव्यवस्था पूर्णतया पशुपालन पर आधारित होती है। ये लोग पशुओं से प्राप्त उत्पादों के बदले में अन्य लोगों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। ऊंट इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है, जिसके बदले अन्य लोगों से ये भोज्य पदार्थ तथा कीमती वस्तुएं प्राप्त करते हैं। ऊंट प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाता है। धनी शेख के पास कई सौ ऊंट हो सकते हैं, जबकि छोटे पशुपालकों के पास कुछ ही ऊंट होते हैं। बद्दू लोग कृषि को नीचा मानते हैं और उसमें रुचि नहीं लेते। केवल सीमित लोग ही मरुधानों के निकट अथवा जहाँ कहीं भी सिंचाई की उपलब्धता होती है कुछ फसलें उगा लेते हैं। इनके द्वारा खजूर, जौ, मक्का, कुछ फलियाँ, खरबूजे, सब्जियाँ आदि थोड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। मरुद्यानों की खेती सघन प्रकार की होती है और बागवानी फलों के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। कभी कभी महामारी में पशुओं और के झुंडों के नष्ट हो जाने पर कुछ लोग मजबूरी में भी यहाँ खेती करते हैं। ये लोग सीमांत कृषि के प्रदेशों से व्यापार भी करते हैं। बद्दू जनजाति के लोग अपने ऊंट, घोड़े और पशु उत्पादों द्वारा जैसे चमड़ा और ऊन आदि से को बेचकर बदले में जौ, आटा, वस्त्र, कहवा, खजूर, आग्नेय अस्त्र आदि वस्तुएं खरीदते हैं। भोजन। ऊँटनी का दूध बद्दू जनजाति का प्रधान भोज्य पदार्थ होता है। पीने के अतिरिक्त वे दूध से दही, मक्खन, पनीर आदि दुग्ध पदार्थ भी प्रयोग करते हैं। अपना दैनिक भोजन सामान्यतः ऊँटनी के खट्टे दूध में पकाते हैं। दूध के साथ जौ, मक्का आदि की रोटी और मांस भी इनके भोजन में सम्मिलित होता है। बद्दू जनजाति के लोग कहवा के प्रेमी होते हैं। आतिथ्य सत्कार में इसे अवश्य सम्मिलित करते हैं। ये लोग अतिथियों और मित्रों का सत्कार कहवा के पिला करके करते हैं। भेड़ बकरियों के दूध और मांस भी बद्दुओं के भोज्य पदार्थ में सम्मिलित होता है। वस्त्र और आभूषण। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाले प्रदेशों के निवासी होने के कारण बद्दू जनजाति के लोग प्राय ढीले ढाले और सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष अधिकांशतः कुर्ता पायजामा या चोगा पहनता है और भेड़ के चमड़े से निर्मित जैकेट भी धारण करते हैं। धूप से बचने के लिए लोग सिर पर टोपी या पगड़ी पहनते हैं। इनके वस्त्र मरुस्थलीय परिवर्तनशील मौसम के अनुकूल होते हैं, जो उन्हें दिन में तेज धूप और रात को ठंड और धूल भरी आंधियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनके घर या जैसे शिविर या तंबू चलवासी या घुमक्कड़ होने के कारण बद्दू जनजाति के लोग स्थायी घर का निर्माण करके नहीं रहते हैं, बल्कि जहाँ कुछ दिन निवास करते हैं वहाँ खाल और कपड़े के बने छोटे छोटे तंबू तान देते हैं। इस प्रकार अनेक तंबुओं के समूहन से अस्थायी प्रकृति के अधिवास बन जाते हैं।
प्रवास के समय ये लोग तंबुओं को पशुओं की पीठ पर लाद कर अपने साथ ले जाते हैं और आवश्यकता के अनुसार गाड़ते हैं और उखाड़ते रहें। सामान्यतः छोटे परिवार एक ही तंबू में रह लेते हैं, किंतु बड़े परिवार अलग अलग तंबुओं में रहते हैं। बड़े तंबुओं में पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग खंड बने हुए होते हैं, जिन्हें सामान्यतः कपड़े की चादर या चमड़े आदि से बांध दिया जाता है। तंबू लगाने के स्थल का चुनाव इनके मुखिया के द्वारा किया जाता है। मुखिया के तंबू की चारों ओर अन्य लोगों के तंबू लगाए जाते हैं। तंबुओं वाले ऐसे अस्थायी अधिवास ग्रीष्म काल में उत्तरी भाग अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक कायम रहते हैं, किंतु सर्दी की ऋतु में इनकी अवधि अल्पकालीन होती है। इसका कारण यह होता है कि जलाभाव के कारण गर्मी में स्थानांतरण सीमित रहता है, जबकि शीत ऋतु में विस्तृत क्षेत्र पर चरागाह और जलाशय पाए जाने से स्थानांतरण अधिक होता है। सामाजिक संगठन। रुवाला बद्दू अनेक समूहों में विभक्त होते हैं। सभी प्रधान समाज पर आधारित होते हैं। इनमें पुरुष वंशानुक्रम के रक्त संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। एक परिवार में 3 या 4 पीढ़ी तक के लोग सम्मिलित रहते हैं और एक साथ निवास करते हैं। एक रक्त समूह से संबंधित लोगों का एक गोत्र या समूल्लाह होता है। कई समूल्लाह के लोग एक साथ भ्रमण करते हैं। इनका सामूहिक नाम अनाजा या अनेजिया कहलाता है। प्रत्येक उपसमूह अपने वस्त्र लबादा जिसको कहते हैं, टोपी या पगड़ी के रंग तथा बनावट, काठी तथा थैलों की सजावट आदि के आधार पर पहचाना जाता है। एक शिविर में एक रक्त समूह से संबंधित रिश्तेदारों के समूह होते हैं। सामान्यतः अधिक शक्तिशाली समूह का मुखिया पुरुष मुखिया के रूप में पहचाना जाता है, जिसे शेख कहते हैं। बद्दू इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। इनमें बहुपत्नी विवाह का प्रचलन होता है। एक बद्दू पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है। बद्दू पुरुष अपनी सगी बहन के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से विवाह कर सकता है। इनमें लघु स्तरीय श्रम विभाजन भी पाया जाता है। कुछ उपवर्ग लोहार, तंबूकार, सेवक आदि का कार्य करते हैं। इनमें दास प्रथा भी पाई जाती है और दास इनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। बद्दू जनजाति के लोग वीर, युद्ध कौशल और में निपुण और युद्ध प्रिय होते हैं। प्रवास के समय बद्दू शिविर का जीवन शांतिपूर्ण नहीं होता। कमजोर समूहों वाले क्षेत्रों पर शक्तिशाली जनजातियां आक्रमण करके उनके पशुओं को छीन लेती हैं और उन्हें उस क्षेत्र में भगाने का प्रयास करती हैं। सूखे के वर्षों में छापामारी और आक्रमण की घटनाएं अधिक पाई जाती हैं। बद्दू जनजाति अपने शत्रु से पीढ़ी दर पीढ़ी बदला लेने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार बद्दू पशुपालक होने के साथ साथ युद्ध के लिए भी तैयार रहते हैं। छोटे छोटे आक्रमण प्राय अंधेरी रातों में ऊंटों पर अथवा पैदल ही किए जाते हैं, किंतु बड़े आक्रमण के लिए नियोजित ढंग से सेना तैयार की जाती है और घोड़ों तथा ऊंटों पर सवार होकर सशस्त्र आक्रमण किए जाते हैं।